नमस्कार बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और कुशल होंगे। और आपको जो प्रतिदिन का आपका रिवीजन का वर्क करवाया जा रहा है व्याकरण पुस्तक और भारत की खोज में, इस काम को आप साथ साथ लर्न भी कर रहे होंगे और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है उसको पूरा भी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम भारत की खोज का पार्ट 2 करेंगे, तलाश। पहला प्रश्न है, कौन सा दबावदम घोटू होता है? आंसर, अतीत का। लेखक को लिखने में कौन सी कठिनाई भयभीत करती है? आंसर, विषय की जटिलता। लेखक भारत के अतीत के इतिहास में किस रास्ते से पहुंचा था? आंसर है, पश्चिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, पंडित जवाहरलाल ने भारत के इतिहास को किस दृष्टि से देखा था? आलोचक की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित किस जगह पर खड़े थे? आंसर, सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर। फिर है प्रश्न नंबर 6 आपका, भारत का किस से निकट संबंधी संपर्क रहा? आंसर आएगा, फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से। लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितनी पुरानी बताया? 5000 वर्ष पुरानी। भारत का नाम हिंदुस्तान किस नदी के नाम के आधार पर पड़ा? इंडस यानी कि सिंधु। कुंभ का स्नान किस नदी में किया जाता है? गंगा। किस राजा ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? सम्राट अशोक ने। प्रश्न नंबर 11, नेहरू जी ने किसे उपदेश देते हुए साफ देखा? गौतम बुद्ध को। भारत किस दौड़ में पिछड़ गया? तकनीकी दौड़ में। तकनीकी मामले में कौन आगे निकल गया? यूरोप। लेखक ने यूरोप के देशों को आगे निकलने का क्या कारण बताया? तकनीकी उन्नति। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। यूरोप ने शक्ति प्राप्त करने पर क्या किया? आंसर, एशिया के देशों पर अधिकार करना चाहा। लेखक ने वर्तमान भारत का आधार किसे बताया है? प्राचीन संस्कृति को। भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता क्या बताई गई है? सामंजस्य। भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए वे किस वर्ग की ओर देखते हैं? मध्य वर्ग की ओर। भारत के प्राचीन महाकाव्य कौन से हैं? रामायण व महाभारत। प्रश्न नंबर आपका 21 है, भारत की विविधता कैसी है? अद्भुत। भारत के वास्तविक जीवन मूल्य नेहरू जी को कहाँ दिखाई दिए थे? गांव में। भारत का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया? भरत के नाम पर। नगरों के श्रोता कैसा भाषण सुनना चाहते थे? दमदार भाषण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारत की माता कहा है? भारत की सारी जनता को। एक किसान ने भारत माता किसे कहा है? आंसर आएगा, धरती को। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारतीयों की किस विशेषता को बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी न मिटा सकता था? आंसर है, विनम्रता को। कश्मीर उन्हें क्यों आकर्षित करता था? कश्मीर से उनका खून का रिश्ता था। भारत के हृदय पर किसने राज किया? गंगा ने। तो बच्चों, भारत की खोज का आज हमने पार्ट 2 पूरा कर लिया है। ये आपने लर्न करना है और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो इसे पूरा भी करेंगे। अब हम करेंगे आपके बसंत की पुस्तक में पार्ट 3 और 4। बसंत की पुस्तक में पार्ट 3 है आपका, बस की यात्रा। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि हिस्सेदार साहब बस की स्थिति व टायरों की हालत जानते थे, लेकिन फिर भी उसी बस में सफ़र कर रहे थे। ऐसा लेखक ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? आंसर, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे शाम वाली बस की स्थिति से वाकिफ थे। जो भी व्यक्ति इस बस से एक बार सफ़र कर लेता था वे दोबारा इसका नाम तक नहीं लेता था।
अब है प्रश्न नंबर 3 आपका बच्चे। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? आंसर है, बस की हालत बहुत नाजुक थी। बस में दरवाजे और खिड़कियां अवशेष के रूप में बचे हुए थे। बस को देखकर उस पर तरस आता था। लेखक जब बस में सवार हुआ तो उसे लगा जैसे वह बस में नहीं बल्कि किसी इंजन में बैठ गया हो। इंजन चालू होने पर सारी बस हिलने लगती थी। अब है आपका प्रश्न नंबर 4 बेटे। गजब हो गया, बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? आंसर है, बस को देखकर लेखक हैरान रह गया। उसे बस की हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन जब बस कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि यह बस फर्स्ट क्लास है और अपने आप चलती है, तब लेखक ने कहा कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। प्रश्न नंबर 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ों से डर क्यों लग रहा था? आंसर, बस की हालत बहुत ही खराब थी। लेखक का मन प्रकृति की सुंदर चीज़ों को देखने में नहीं लग रहा था। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन इसलिए लग रहे थे क्योंकि कभी भी बस के ब्रेक फेल हो सकते थे और बस उनसे टकरा सकती थी। तो हमने बसंत की पुस्तक में पार्ट 3 पूरा किया है। अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 है दीवानों की हस्ती। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? आंसर, मनमोजी व्यक्ति कभी एक स्थान पर नहीं टिकता। जब वह आता है तो प्रसन्नता से परिपूर्ण होकर आता है और जब वह जाता है तो दूसरों के दुख में दुखी होकर आंसू बहाने लगता है। प्रश्न नंबर 2, भीखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वे निराश है या प्रसन्न है? आंसर है, मनमोजी व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहता है। सुख इसे चंचल नहीं बना पाता तथा दुख उसे विचलित नहीं कर सकता, अर्थात वह सुख दुख को स्वभाव से ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? आंसर, कवि मनमोजी व्यक्ति की भांति सब पर प्यार लुटाता है, लेकिन प्यार के बदले उसे कुछ नहीं मिलता। वे अपने हृदय पर असफलता की निशानी लेकर चलता है, फिर भी वह निराश नहीं है बल्कि प्रसन्न है, क्योंकि मनमोजी व्यक्ति दूसरों के हित के लिए अपना जीवन समाप्त करता है। तो बच्चों, आपका बसंत में काम है पार्ट 3 व 4 पूरा याद करें और जिनका कंप्लीट नहीं उसे पूरा करें। पार्ट 3 है आपका वन विच्छेद व्याकरण की पुस्तक में। इसमें रीडिंग में से मैंने खुद ने क्वेश्चन बनाया है। जो लेसन का नाम है वन विच्छेद किसे कहते हैं? आंसर, शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही वन विच्छेद कहलाती है। जैसे तुलसी, त प्लस छोटा ऊ, ल के टुकड़े ल प्लस अ और सी के टुकड़े स प्लस बड़ी ई, तो बन गया तुलसी। अब इसकी एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को मिलाकर शब्द बनाइए। पहला बन जाएगा स्वादिष्ट, दूसरा मधुर, तीसरा शंकर, फोर्थ चंद्रमा, फिफ्थ व्यंग्य, सिक्स्थ भिक्षा, 7 श्रृंगार। अब है आपका प्रश्न नंबर 3 में, यानी कि शब्दों और उनके वन विच्छेदों का मिलान कीजिए। अब ये है ग्रामीण। ग्रामीण देखो आप आएगा ये जय भाग, ठीक है, ग्रामीण। फिर है आपका कृपा, कृपा कै कबूतर वाले के साथ मिलान। निंदा, निंदा का आएगा आपका 6 छतरी वाले के साथ मिलान। फिर आपका पुण्य, पुण्य आएगा जय झंडे के साथ। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का आएगा जय झंडे के साथ। और पुण्य का आएगा आपका, एक मिनट बेटा, पुण्य आएगा ये लास्ट ये भाग इसमें, ठीक है। फिर है पवित्र, पवित्र है अड़य खाली के साथ। फिर है आपका श्रीमती, ठीक है, श्रीमती का चम्मच के साथ। फिर है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का ये देखो
गे, ठीक है, गे गमले के साथ। आकर्षण, आकर्षण है आपका बेटा ख, जो ख खरगोश है इसके साथ मिलान करेंगे, और स्त्रियों का घ घड़ी के साथ मिलान करेंगे। अब आगे है आपका कुछ करके सीखिए। कहता है अपनी पाठ्य पुस्तक में से 5-5 शब्द लिखिए जिनमें निम्नलिखित वर्ण आते हों और सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला है क्षमा, क्षय से बनाना है क्षमा। कक्षा, रक्षा, अक्षण, क्षत्रिय। आप अपनी मर्जी से भी कुछ बना सकते हो बच्चे, ये जरूरी नहीं है, जो मैंने करवाए हैं आपने वही करने हैं। प्र से प्रकाश, प्रकार, प्रभाव, प्रलय, प्रश्न। फिर क्री से कृपा, कृत्रिम, कृपान, कृतज्ञ, कृपालु। छ से मगरमच्छ, स्वच्छ, कच्छ, अच्छा, तुच्छ। फिर द्य से विद्यार्थी, विद्यालय, विद्या, पद्य, गद्य। अब हम पाठ 4 करेंगे बच्चों, संधि एवं संधि विच्छेद। पाठ 4 संधि एवं संधि विच्छेद। पहला प्रश्न है, संधि किससे कहते हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक के 5-5 उदाहरण दीजिए। आंसर, शब्दों में निकटतम ध्वनियों के बीच होने वाले मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, महा प्लस आत्मा, महात्मा, कपि प्लस ईश, कपीश, भानु प्लस उदय, भानुद्य, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, सदा प्लस ए, सदैव। फिर सेकंड है आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि में उदाहरण है वाग प्लस ईश, वागीश, सत प्लस मारग, सन्मारग, उत प्लस लास, उल्लास, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, वी प्लस सम, विषम। फिर है आपकी विसर्ग संधि, तप प्लस बल, तपोबल, नी प्लस धन, निर्धन, और दु प्लस करम, दुष्कर्म। फिर आगे है आपका उदाहरण अंत्य प्लस करण, अंत्यकरण, यश प्लस शोदा, यशोदा। फिर है आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, अंतर बताओ स्वर संधि में और व्यंजन संधि में। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। सेकंड है आपका व्यंजन संधि, जब किसी भी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सेकंड है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, जब किसी भी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर है विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर है आपका गुण संधि तथा यन संधि में अंतर। गुण संधि, आ स्वरों के बाद यदि हर्षव या दीर्घ इ, उ तथा री स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है, इसी को गुण संधि कहते हैं, जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। फिर है यन संधि, जब ई के बाद इन दोनों से भिन्न कोई भी स्वर हो तो ई का य हो जाता है, उ के बाद इनसे भिन्न कोई भी स्वर हो तो उ का व हो जाता है, तथा री के बाद री से भिन्न कोई स्वर हो तो री का र हो जाता है, तब उसे यन संधि कहते हैं, जैसे वी प्लस आप्त, व्याप्त। फिर है अयादि संधि तथा यन संधि। अयादि संधि, ए ऐ तथा ओ औ के बाद यदि इनसे भिन्न कोई स्वर आता है तो ऐ का अय और ए का आए और ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, तब उसे अयादि संधि कहते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट है, संधि का अर्थ है 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन, गलत। संधि विच्छेद में ध्वनियों को अलग अलग कर संधि से पूर्व की स्थिति में रख देते हैं, सही। स्वर संधि 2 स्वरों का और व्यंजन संधि में केवल 2 व्यंजनों का ही संयोग होता है, गलत। दीर्घ संधि में अ, इ, उ स्वरों का अ, इ, उ स्वरों के साथ मेल होता है, सही। अ और री के मेल से अर बनता है, सही। नरेंद्र में नर प्लस इंद्र यन संधि का उदाहरण है, गलत। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि 2 स्वरों, 2 व्यंजनों अथवा विसर्ग तथा व्यंजन संधि के मध्य होती है, इसी संधि की विपरीत प्रक्रिया जिसमें ध्वनियों को अलग अलग करके रखा जाता है खाली स्थान कहलाती है संधि विच्छेद। फिर है
आ स्वरों के बाद यदि ओ औ स्वर आते हैं तो उस ओ आ का खालिस्तान हो जाता है औ। फिर है ई स्वरों के बाद यदि इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई का खालिस्तान हो जाता है य। फिर है जब क व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो क का परिवर्तन खालिस्तान में हो जाता है ग में। म अनुस्वार के बाद य र ल व व्यंजन आते हैं तो म का परिवर्तन खालिस्तान हो जाता है बिंदु। निम्नलिखित की संधि कीजिए। देखो, पुरुष प्लस अर्थी पुरुषार्थी, सम प्लस योग संयोग, पर प्लस उपकार परोपकार, मन प्लस हार मनोहार, जगत प्लस जननी जगज जननी, मही प्लस ईश महिष, सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति, महा प्लस औदार्य महोदार्य, गण प्लस ईश गणेश, राम प्लस अयन रामायण, अनु प्लस व्यय अन्वय और ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपने मिलान करना है। दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण है? भानु प्लस उदय भानुदय। और व्यंजय संधि का है आपका सत प्लस चित्र सचरित्र। थर्ड है आपका वृद्धि संधि का सदा प्लस ए सदे। फोर्थ आपका गुण संधि का रमा प्लस ईश रमेश। फिफ्थ है यन संधि का सु प्लस आगत स्वागत। सिक्स्थ है अयादि संधि का भौ प्लस सक भावुक। सेवंथ है आपका विसर्ग संधि का नमः प्लस कार नमस्कार। और एट्थ है आपका दीर्घ संधि का रजनी प्लस ईश रजनीश। लास्ट क्वेश्चन है आपका संधि विच्छेद कीजिए। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति, इत्यादि इति प्लस आदि, जलोध जल प्लस शोध, निश्चिंत नी प्लस चिंत, दिंगत दिक् प्लस अंत, तद्रूप तत् प्लस रूप। फिर है आपका पद्धति पद प्लस हति और विषम का वी प्लस सम। नवोड्डा नव प्लस उड़ा, शास्त्रार्थ शास्त्र प्लस अर्थ, नाविक नौ प्लस इक, दुर्गुण दु प्लस गुण, षडानन षट प्लस आनन, उद्घाटन उत प्लस घाटन, संगीत सम प्लस गीत, नीरस नी प्लस रस सप्तऋषि सप्त प्लस ऋषि, पित्रादेश पितृ प्लस आदेश, पर्यावरण प्लस परि प्लस आवरण, उन्मत उत प्लस मत, उज्ज्वल उत प्लस ज्वल। ये दोबारा बताती हूँ। उन्मत उत प्लस मत, उज्ज्वल उत प्लस ज्वल और संशय सम प्लस शय। तो बच्चों, आज हमने व्याकरण की पुस्तक में भी पार्ट 3 पूरा और 4 कर लिया है। इसे भी आपने लर्न करना है और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करेंगे। आज आपका होमवर्क है बसंत में पार्ट 3, 4 याद करें, भारत की खोज में पार्ट 2 याद करें और व्याकरण में पार्ट 3 और 4 याद करें। और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है ये वर्क उसको साथ साथ पूरा करें। ठीक है, धन्यवाद।